है तो जीवन है, जीवन ही तो जल है। पालन करती माँ वसुंधरा, पालन करती माँ वसुंधरा, जग जीवन दूधी शतधारा, धरती पर अमृत जीवन की प्राण शक्ति रस जल है, जल है तो जीवन है। भारतीय संस्कृति का आधार है पुरातन अरण्य संस्कृति। आरंभ में हमारी संस्कृति के केंद्र में प्रकृति थी। मनुष्य प्रकृति की एक छोटी इकाई मात्र था। तथाकथित विकास के सोपान चढ़ते हुए हम प्रकृति को भूलते चले गए और हमारा समाज मनुष्य केंद्रित हो गया। यहीं से पर्यावरण के विनाश की कहानी आरंभ होती है, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम जल संकट के मुहाने पर खड़े हैं। भारत में कई जनजातीय समाज हैं जो पुरातन अरण्य संस्कृति की मूल भावना के पोषक हैं। जनजातीय परंपराएं हमें प्रकृति के निकट ले जाती हैं। वस्तुतः प्रकृति के समीप से ही वो राह निकलती है जो हमें पानी के भयावह संकट से बाहर निकालने में सक्षम है। जल संकट हमारे असीमित लालच और हमारी कृत्रिम आवश्यकताओं की विद्रूप परिणति है। इसके उलट जनजातीय समाज प्रकृति से उतना ही लेता है जितनी उसकी मूलभूत आवश्यकता है। बसंत निर्गुणे। उन्होंने पर्यावरण कभी खराब नहीं किया। ये तो हम लोगों ने जो शहर में रहते हैं, हमारी जितनी गंदगियां हैं वो सब हमने हवा में, पानी में और वातावरण में बेदर्दी के साथ घोलना शुरू किया है। लेकिन आज भी आदिवासियों के बीच में आप जाइए, वे जंगल में रहते हैं और उस पर्यावरण को बचाने के लिए जंगल की सुरक्षा भी करते हैं। आदिवासियों में मैंने ये देखा है कि जितनी लकड़ी उनके उपयोग के लिए होगी उतनी ही लकड़ी जंगल से प्राप्त करेंगे, अधिक नहीं करते। लोक संस्कृति मर्मज्ञ बसंत निर्गुणे को भीलीवाचिक परंपरा पर कार्य करने के लिए साहित्य अकादमी के भाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनके अनुसार भीली समाज जल के प्रति बेहद चैतन्य है। भील जनजाति की 4 शाखाएं हैं, जिसमें भिलाला, बारेला, पटलिया और राठिया। उनका वर्षा का ज्ञान और जल से संबंधित ज्ञान बहुत अधिक है। उनकी कहावतों में आप देखें, वो कहते हैं घणु गाजे कम बरसे, जो बादल अधिक गरजता है वो बरसता नहीं है। दक्षिण दायरो चले अषाढ़, बरखा रोके दूखे हाड़। अषाढ़ में दक्षिणी बयार बहे तो बरसात में देरी और जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। ये उनके अनुभव की बात है। ये कोई डॉक्टर नहीं कह रहा है, ये एक अनुभवजन्य ज्ञान है, विज्ञान है इसको कहते हैं। दादर टर्रावे घना, पी का मोर, पपियो पी पड़े, घन बरसे घनघोर। मेंढक जोर जोर से टर्राने लगे, मोर शोर करे और पपीहा पी की रट लगाए तो समझो घनघोर वर्षा होगी। वर्षा होगी नहीं, कितनी वर्षा होगी, कब वर्षा होगी, इसका भी अंदाज भी जो मेंढकों के बोलने से, मयूर के बोलने से, पपीहा के बोलने से और दूसरे अन्य पशु पक्षियों के बोलने से वे इसका अंदाज लगा लेते हैं। इसको लेकर के हमारे विक्रमादित्य के समय में वराहमिहिर हुए हैं। उन्होंने लिखा है कि मैंने सारा ज्ञान इन जनजातीय लोगों के बीच से लेकर के ये ग्रंथ लिखा है। ये जनजातियों का अनुभव, लोक का अनुभव उन्होंने कहा है। भीलों की भांति गौंड और कोल भी भारत की प्रमुख जनजातियां हैं। इन समाजों में भी पानी को लेकर कई कहावतें और लोकोक्तियां प्रचलित हैं। एक बूंद जो चैत में परे, सहस बूंद सावन में हरे। अर्थात चैत्र माह में अगर एक बूंद पानी की गिर जाती है तो श्रावण महीने में वो 1000 बूंदों को हरण कर लेती है। मतलब पानी सावन में नहीं बरसता।
जेठ माह जो तपे निराशा, तब जावे जाने बरखा के आशा। यदि जेठ माह बिना बादलों के अच्छी तरह तपता है तो उस साल अच्छी बरसात होती है। जेठ महीना खूब तपा और बिना बादलों के, तो आप समझ लीजिए इस साल अच्छी वर्षा होगी। ये उनका अनुभव है और ये युगों का अनुभव है। कुछ बैगा जनजाति में ऐसी कहावतें प्रचलित हैं। यदि बरसात के मौसम में आसमान में चंद्रमा के आसपास गोल गहरा दिखाई दे तो उसे वर्षा का संकेत माना जाना चाहिए। और सबसे प्रसिद्ध तो आप इसको जानते हैं कि चींटियां अंडे लेकर ऊंचे स्थान पर जाने लगे तो समझना चाहिए बरसात आने वाली है। ये अनुभवजन्य कहावतें हर जनजातियों में आपको मिल जाती हैं। पर्यावरण के प्रति अपनी सोच को बदले बिना हम जल संकट से नहीं उबर सकते। पर्यावरण के दो महत्वपूर्ण घटक हैं। पहला जैविक अर्थात बायोटिक, जिसमें समस्त जीव जंतु और वनस्पतियां आती हैं, और दूसरा भौतिक अर्थात अजैविक, जिसमें जल, थल और वायु सम्मिलित है। हमारे जनजातीय समाज पर्यावरण के इन दोनों घटकों का बहुत आदर करते हैं। इसके लिए उन्होंने कई व्यवस्थाओं और परंपराओं का भी विकास किया है। सभी जनजातियों में विद्यमान गोत्र व्यवस्था इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मानव शास्त्री अशोक कुमार तिवारी। जितने भी जनजातीय समाजों के गोत्र हैं, लगभग 40% जो गोत्र हैं वो किसी न किसी प्राणी को समर्पित हैं, और लगभग 40% जो गोत्र हैं वो किसी न किसी वनस्पति, पेड़ पौधों को समर्पित हैं। इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ है कि यदि किसी व्यक्ति का या किसी गोत्र का गोत्र चिन्ह कछुआ है तो वह कछुआ के संरक्षण करेगा, उसे कभी नहीं मारेगा। शेर है तो वह शेर का संरक्षण करेगा, शेर को नहीं मारेगा। ऐसे ही यदि किसी का कोई पर्टिकुलर वृक्ष है, कोई पर्टिकुलर पौधा है, कोई पर्टिकुलर साग भाजी है, तो उसका वो सेवन नहीं करेगा। तो अपने आप में एक ऐसा तादात्म्य स्थापित हो जाता है कि भाई अमुक जो जानवर है या अमुक जो पशु है, इसको सहेजने के लिए कि इतने हजार या इतने लाख लोगों का जनसमूह है जो उसे कोई हार्म नहीं कर सकता। ऐसा हो सकता है कि एक जनजातीय समाज में 10 प्रकार के गोत्र हैं। मानव शास्त्री सूर्य कुमार पांडे। उदाहरण के लिए हम ले लें कुमर्रा। तो कुमर्रा गोत्र के जो सदस्य हैं वो स्थानीय भाषा में कुमर्रा का अर्थ होता है बकरा, तो वो बकरे को नहीं खाएंगे। तो इस प्रकार से उस समाज में ये बात आ जाती है कि एक विशेष जीव प्रजाति के लिए संरक्षण प्राप्त हो रहा है एक विशेष गोत्र से। यही बात किसी वृक्ष प्रजाति के संबंध में हो सकती है कि वह उस वृक्ष को नहीं काटेंगे, उस वृक्ष की पूजा करेंगे, उस वृक्ष के वंश की अभिवृद्धि हो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से सीमित संसाधनों का एक तरह से बंटवारा हो जाता है। और ये बात मुझे बड़ी आदर्श लगती है, क्योंकि दुनिया में तकनीकी विकास चाहे जितना भी हो जाए, संसाधनों की मात्रा सीमित ही रहती है। जनजातीय समाजों में शरीर पर गोत्र का चित्र गुदवाने की परंपरा भी है। ये गोदने आजन्म उन्हें याद दिलाते हैं कि अमुक प्रजाति की रक्षा की जानी है। आम मोर एक गुदना है भीलों में, वो हाथ पर गुदवाते हैं। आम इतना बड़ा पेड़ है, उसकी जड़ों में पानी होता है। ऐसा कहते हैं कि आम के पेड़ के आसपास अगर कुआं खोदा जाए तो कम गहराई पर पानी मिल जाता है। इसका जिक्र वराहमिहिर ने किया है। लोक में जितनी ऐसी अवधारणाएं थी उन सबको समेट करके एक पुस्तक ही लिखी उन्होंने, सम्रांगण सूत्रधार। वो कहते हैं कनेर के वृक्ष के पास में पानी जरूर मिलेगा। वो कहते हैं कि जामुन के पेड़ के पास में पानी जरूर मिलेगा। अगर खोदते खोदते कुछ मेंढक दिखाई दे तो वहाँ पानी जरूर होगा। और आदिवासियों को ये संपूर्ण ज्ञान है। उनसे पूछिए कि जब कभी ऐसा होता है, पानी निकालने की ज़रूरत होती है, तो कोई भी वहाँ का जो जानकार व्यक्ति है वो बता सकता है कि इस दिशा में, पेड़ की इतनी दिशा में इतने फीट पर पानी मिल जाएगा।
आप एक कटासले का पेड़ देखा होगा जिसमें कांटे होते हैं, उसके पूरे शरीर पे कांटे ही कांटे होते हैं। उसके बारे में ये कहा जाता है कि उसके नीचे सर्वाधिक पानी होता है। और कटासला का पेड़ का जो गुदना जो है अपने शरीर पर आदिवासी लोग धारण करते हैं। एक और वृक्ष होता है खेजड़ी, उसके बारे में तो ये कहा जाता है, वरामेर ने भी उसका जिक्र किया है कि उसकी जड़ों के नीचे सबसे अधिक जल होता है। वो जल संरक्षण करने वाला ही पौधा है। उसको भी राजस्थान के आदिवासियों में गुदनों में देखा जा सकता है। उनके गोत्र भी हैं, वो खेजड़ी उनका गोत्र भी है, कटासला उनका गोत्र भी है, और उसको गुदनों में भी लिया गया है। तो ये तीनों का एक समन्वय हमें दिखाई देता है कि गोत्रों के माध्यम से पेड़ों की सुरक्षा और पेड़ों के माध्यम से जल की सुरक्षा। जल संकट का कोई भी तात्कालिक समाधान बहुत उपयोगी नहीं हो सकता। जल हमारे पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र से गहरे से जुड़ा है। जल संकट से लड़ने के लिए सुदीर्घ रणनीति बनाने की आवश्यकता है, और इस रणनीति में जनजातीय ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि हमने उनके जल के अनुभवजन्य ज्ञान को नहीं स्वीकारा या उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, और हम अपने ही ज्ञान के माध्यम से जल को बचाने का प्रयास करते रहे, तो सारे प्रयास असफल होंगे। वही सबसे बड़ा कारगर होगा। जल है तो जीवन है, जीवन ही तो जल है। पालन करती माँ वसुंधरा, पालन करती माँ वसुंधरा। जग जीवन दूधी शतधारा, धरती पर अमृत जीवन की प्राण शक्ति रस जल है। जल है